आप सभी का स्वागत है जिक्सो एनिमे के एक और नए एपिसोड में, जहां पे मैं अभिजीत आपके सामने आ चुका हूं एनिमे अवार्ड्स का ब्रेकडाउन करने के लिए। जहां पे अगर तुम लोगों को मेरा ड्रेसअप वगैरह देख के थोड़ा शौक लग रहा है तो मैं बता देता हूं कि मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था। एंड जब मेरे को नोटिस आया कि ये एनिमे अवार्ड्स अभी चल रहा है तो मैं ज्यादा कुछ देख नहीं पाया, लेकिन घर पे आने के बाद ही मैं तुरंत पूरा का पूरा वीडियो देखा क्या क्या एनिमे अवार्ड्स दिए गए, किन किन को एनिमे अवार्ड्स दिए गए। थोड़ा मैं डिसअपॉइंट था, थोड़ा मैं नहीं था, लेकिन वो सभी चीजें वीडियो के अंदर में आगे जाके मैं बताऊंगा। यहाँ पे लिस्ट में जिन जिन एनिमेस को लिया गया है वो एक्चुअली में एयर हुए हैं अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक, यानी कि 2024 के बाद से जितने भी एनिमे शोज हमारे सामने आए हैं वो सभी एनिमेस इस लिस्ट के अंदर में नहीं इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमी थी कि सोलो लेवलिंग का कौन सा सीजन उन लोग वोट कर रहे हैं, क्योंकि सोलो लेवलिंग का सीजन 1 के ऊपर वो एक्चुअल में वोट कर रहे थे। एंड सोलो लेवलिंग का सीजन 2 चूंकि जनवरी के स्टार्टिंग से चालू हुआ था, तो जनवरी के स्टार्टिंग से चालू होने की वजह से सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को इस एनिमे अवार्ड्स के अंदर में नहीं लिया गया है, लेकिन अगले सीजन के एनिमे अवार्ड्स के अंदर सोलो लेवलिंग का सीजन 2 इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारे विनर्स के लिस्ट से, कैटेगरी बाय कैटेगरी। जहां पे क्रंचीरोल के अंदर दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो कि है एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो दिया गया है सोलो लेवलिंग को। एंड सिर्फ ये एक अवार्ड पूरे के पूरे इंटरनेट के अंदर में आग मचा के रखा है, क्योंकि इस एनिमे लिस्ट के अंदर में फ्रेरेन भी था जिसको बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एंड उसी के साथ साथ IMDb में उसका रेटिंग भी अच्छा है, लेकिन IMDb के रेटिंग को साइड में रख के बताना चाहता हूँ, पर्सनली मुझे फ्रेरेन एक बहुत ही अच्छा एनिमे लगा था। एंड उसका जो यूनिकनेस था वो उसके स्टोरी में मुझे दिखता था। ऑनेस्टली बायसनेस बोलो या फिर और कुछ कह लो, मुझे वन पीस ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं वन पीस का फैन हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे वन पीस अच्छा लग रहा था। बट उसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो एपोथेकेरी डायरीज था, उसके अलावा फ्रेरेन था, तो इन लोगों को मुझे लगता था कि इन दोनों में से किसी को मिलना चाहिए था। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बट देन अगेन कि एक्चुअली में पॉपुलैरिटी के बेसिस पे हुआ है। एंड सोलो लेवलिंग का सीजन 2 उसी टाइम पे लोगों के सामने था, एंड उसी हिसाब से उन्होंने अपना जो वोटिंग है वो दिया है। एंड एनिमे ऑफ द ईयर में सोलो लेवलिंग एक नंबर पे आ गया है। इसके बाद आते हैं बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज को लेके, जिसका अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर को। आई मीन सीरियसली डीमन स्लेयर को इसका अवार्ड मिला है। तो मेरी बात को ध्यान से समझो, पहले मैं डीमन स्लेयर को यहाँ पे हेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके बारे में तुमको समझा रहा हूँ। ये जो अवार्ड है ये मैं आंख बंद करके वन पीस को दूंगा किसी भी दिन, किसी भी साल के किसी भी अवार्ड में। भाई आई एम डिसअपॉइंटेड, बिग डिसअपॉइंटेड देन द एनिमे ऑफ द ईयर। इसके अलावा आते हैं बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज ऑफ द ईयर के कैटेगरी में, जिसको अवार्ड मिला है सोलो लेवलिंग को। एंड यहाँ पे कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि सोलो लेवलिंग को ये एनिमे अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम अगर सीरियसली देखने जाओ तो सोलो लेवलिंग का परफॉर्मेंस एंड सोलो लेवलिंग का पॉपुलैरिटी जिस वजह से स्काई रॉकेट गया है हमारे सामने, उस तरीके से और कोई भी एनिमे पिछले सीजन में नहीं गया है। और इसी वजह से, इसी पर्टिकुलर रीजन के वजह से मैं मानता हूँ कि सोलो लेवलिंग ये चीज डिजर्व करता है। अगले नंबर पे आता है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे। ये एक ओरिजिनल स्टोरी होती है असाइड फ्रॉम एनी मांगा या लाइट नोवेल, एंड उससे बनाया जाने वाला स्टोरी है ये। निंजा कामुई का पहले का कुछ एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग थे, हालांकि उसका क्लिफ बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डाउन गया है, लेकिन ओरिजिनल एनिमे के हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊँ तो हाँ ये चीज डिजर्व करती है। अगले नंबर पे आते हैं बेस्ट एनिमेशन के अवार्ड्स में, जिसका अवार्ड मिला है डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को। आई मीन सीरियसली हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, इससे अच्छा तुम गू खा लेते। तुम्हारे डीमन स्लेयर के एनिमे के अंदर में ऐसा कौन सा तुम्हें महाभारत देखने को मिल गया जिसकी वजह से तुमने डीमन स्लेयर को बेस्ट एनिमेशन के अवार्ड में वोटिंग दे दी भाई? अगर तुमको एनिमेशन की बात सच में करनी है तो फिर ब्लीच क्यों बात गया भाई? तुम मुझे सच में बताओ कि ब्लीच का एनिमेशन तुम्हें किसी भी एंगल से खराब लग रहा है क्या? शांत हो जा भाई, शांत हो जा अभिजीत। बट भाई तुम लोगों को ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि डीमन स्लेयर के हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक तुमको एनिमेशन के नाम पे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है। डीमन स्लेयर के एक ही एपिसोड के वजह से उसको ये एपिसोड का अवार्ड मिला होगा, मुझे पता है। एंड वो आखिरी का एपिसोड हम सभी को पता है, जहाँ पे पूरा का पूरा एनिमेशन का पूरा बजट उन्होंने झोंक दिया था। एंड अगर वो मैं बताना चाहूँ तो वो
ओवर द टॉप एनिमेशन हो गया था। अगले नंबर पे आता है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन का अवार्ड में, जिसका अवार्ड मिला है डांडाडान को। बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, ओके, बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, इसमें डांडाडान का कंपटीशन पूरे के पूरे सेगमेंट में अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर के 2024 तक आया था। उसमें एक ही एनीमे है जिसका कैरेक्टर डिजाइन इसको बीट कर सकता है, और वो है ब्लीच। इससे बेहतर कोई कैरेक्टर डिजाइन का एनीमे तुमको नहीं देखने को मिलेगा, मैं इसको तुमको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी डांडाडान को ये चीज मिला है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे अगले नंबर पे आते हैं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, एंड ये अवार्ड मिला है सेइतो केइचिरो को, जो कि फ्रेरेन के डायरेक्टर हैं। फ्रेरेन के स्टोरी टेलिंग एंड विजुअल्स ने सबका दिल जीत के रखा है, तो ये तो अवार्ड वो डिजर्व करता था। हालांकि फ्रेरेन को इससे भी ज्यादा अवार्ड्स मिलने चाहिए थे, कौन से अवार्ड्स मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बताना चाहता हूँ। एंड अगर तुम लोग मेरे से डिसएग्री करते हो तो फिर कमेंट बॉक्स खुला है, आके गाली बको। एंड अगेन हमारे सामने आ चुका है बेस्ट मेल कैरेक्टर, एंड इसका अवार्ड मिला है संग जिन-वू को। नेक्स्ट हमारे सपोर्टिंग रोल का अवार्ड जाता है फ्रेरेन को। यहाँ पे अगले नंबर पे आते हैं बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट के अवार्ड के ऊपर, एंड ये अवार्ड मिला है फिर से फ्रेरेन बियॉन्ड द जर्नी को। एंड इसको लेकर मेरे को दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं कि फ्रेरेन के विजुअल्स एक्चुअली में कितने ज्यादा स्टनिंग थे। यहाँ पे अगले नंबर पे आते हैं हमारे बेस्ट रोमांस एनिमे अवार्ड के ऊपर, जिसका अवार्ड मिला है ब्लू बॉक्स को। एंड बॉय ओ बॉय, इसको लेकर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं, क्योंकि ब्लू बॉक्स का एनीमे एक्चुअली में एक यूनिक पेसिंग को फॉलो करता है। एक तरीके से स्पोर्ट्स एनीमे के अंदर में लव, रोमांस, ये सब चीजें देखना एक तरीके से नया है, जो देखने में रिफ्रेशिंग तो है ही। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले कैटेगरी के ऊपर, जो कि मोस्ट फनी कैटेगरी है, क्योंकि ये है कॉमेडी एनीमे अवार्ड्स। एंड ये एनीमे अवार्ड मिला है मार्शल मसल एंड मैजिक को। इसके साथ डांडाडान भी कंपटीशन में था कॉमेडी के हिसाब से, बट ये दोनों बराबरी में ही थे मैं बोलूंगा, एंड किसी भी तरफ ये जाता मैं खुश हूँ। ये दोनों ही मेरे तरफ से विनर्स थे बेस्ट एक्शन एनीमे, एंड इसका अवार्ड मिला है सोलो लेवलिंग को। फिर से सोलो लेवलिंग का एक्शन एक्चुअली में गुड था, एंड उसका जो इग्रीज वर्सेस संग जिन-वू का फाइट था वो ओवर द टॉप, मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। इस सीजन में बेरू वर्सेस संग जिन-वू का जो फाइट दिखाया गया था उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया मुझे इग्रिस का फाइट लगा था। इसको मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक्शन ही इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। तो एक्शन अगर मिला है तो अच्छा ही है भाई, मजे हैं तुम लोगों के। अगले नंबर पे आते हैं बेस्ट इसेकाई एनीमे में, जिसका अवार्ड मिला है रीज़ीरो को। रीज़ीरो का कोई भी सीजन उठा के देख लो, वो इसेकाई एनीमे के अंदर में एक स्टैंडर्ड सेट करके देता है। अगले नंबर पे आते हैं मस्ट प्रोटेक्ट कैरेक्टर के ऊपर, एंड इसका अवार्ड मिला है स्पाई एक्स फैमिली के आन्या फॉर्जर को। एंड ये अगर किसी भी हफ्ते किसी भी वीक में मुझे पूछा होता तो मैं हमेशा ही बोलता आन्या फॉर्जर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुमको नहीं चाहिए क्या आन्या के जैसा एक कैरेक्टर अपनी जिंदगी में, जो कि तुमको हर दिन खुश करती है, तुमको हर दिन एक एंटरटेन करती है, तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती है, लेकिन तुमको मजे देती है वो कैरेक्टर। समझ रहे हो मैं क्या बदलना चाहता हूँ? आन्या इज ए मस्ट प्रोटेक्ट कैरेक्टर। जहाँ पे बेस्ट एनिमे ओपनिंग का अवार्ड मिलता है डांडाडान के ओटोनोके बाय क्रीपी नट्स को, जो कि तुमने पहले भी सुन के रखा है, एंड ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है जापान के अंदर में। जहाँ पे कुछ एनिमे ओपनिंग्स कंपैरिजन में आती थी बेटर होने में, जिसमें मैं बोलूंगा सोलो लेवलिंग का। हाँ, मैं सोलो लेवलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बुरा भला मैंने कहा हो सोलो लेवलिंग को लेकर, लेकिन इसको मैंने मानना पड़ेगा कि सोलो लेवलिंग एक्चुअली में बढ़िया है भाई। सोलो लेवलिंग के कुछ जगह पे उन्होंने अच्छा चीज दिया है, एंड अच्छे चीजों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एंड उसका ओपनिंग भी अच्छा था। अगर ले लो फ्रेरेन के ओपनिंग को, वो थोड़ा बहुत अच्छा फील होता था। उसके अलावा ब्लीच का एनीमे ओपनिंग, ये सारे एनीमे ओपनिंग अच्छे थे, लेकिन अगर दिमाग में कोई रह जाता है, घूमता रहे, वो एक हुक हो जाने वाला जो चीज होता है ना, वो डांडाडान का क्रीपी नट्स ने अच्छा तरीके से किया है। तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस, जो मिला है सोलो लेवलिंग को। भाई मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई तुम लोग बोलोगे कि भाई हर 2 सेकंड में पार्टी बदलता है। एक बार सोलो लेवलिंग के टाइम पे जाता है, एक बार फ्रेरेन के पास जाता है, एक बार ब्लीच के पास जाता है, एक बार वन पीस के पास जाता है। हाँ भाई, पार्टी नहीं बदल। जहाँ पे बेस्ट स्कोर या फिर सिंगर जो कि भी बोल लो, वो उसका अवार्ड मिला है हमारे सावानो हिरोयुकी को, जो कि सोलो लेवलिंग से है। लो आ गया तुम्हारा सोलो लेवलिंग फिर से।
आगे बढ़ते। इसके बाद आता है बेस्ट वॉइस एक्टर जापानीज में, जिसका अवार्ड मिला है यूकी आओई को, जो कि मामाओ का वॉइस एक्टर है एपोथेकेरी डायरीज से। एंड ऑनेस्टली बहुत ही लंबा लिस्ट आ चुका है, लेकिन इतने सारे लिस्ट आने के बाद आखिर में जाके हमारा एपोथेकेरी डायरीज हमारे सामने आ रहा है। इसके अलावा बेस्ट वॉइस एक्टर का अवार्ड हमारे हिंदी में मिला है लोहित शर्मा को, जो कि हमारे गोजो सातोरू के वॉइस एक्टर है। एंड गोजो सातोरू के वॉइस एक्टर तुम लोग जिन लोगों ने भी सुन के रखा है, बहुत ही बढ़िया था। इसके बाद आते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड पे, एंड ये अवार्ड मिला है हमारे नन अदर देन अटैक ऑन टाइटन को, प्योर सिनेमा। इस एनिमे ने अकेले दम पे भाई एक पूरे के पूरे इंडस्ट्री को खड़ा किया है। एंड प्लॉट वाइज बोल लो, स्टोरी वाइज टेलिंग बोल लो, कुछ भी तुम उठा के देख लो एनिमे अटैक ऑन टाइटन का, वो हमेशा आगे आता, हमेशा। यहाँ पे हमारा लास्ट सेगमेंट आता है एनिमे फिल्म ऑफ द ईयर, जिसका अवार्ड मिला है लुक बैक को। अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो इस एनिमे। उसके साथ साथ और भी कुछ मूवीज वगैरह थे हमारे सामने आए थे, लेकिन उनको यह अवार्ड नहीं मिला है। बट इट इज ए गुड एनिमे। मैं रिकमेंड करूंगा कि लुक बैक एनिमे को तुम सभी लोग देखो एंड अपना ओपिनियन शेयर करो कि वो अच्छा है कि बुरा है। एंड मैं बोलूंगा कि टिश्यू पेपर लेके बैठना, जरूरत पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था ब्रेक डाउन क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स 2025 का। इसके अंदर में और भी कुछ अवार्ड्स थे जो कि मैंने नहीं रखे हैं, जो कि अलग अलग वॉइस एक्टर्स के थे, अलग अलग रीजन से, जिनको रखना अगर रखता मैं तो और भी ज्यादा लंबा हो जाता है। वैसे भी मैंने उन वॉइस एक्टर्स का वॉइस सुना भी नहीं है, तो रख के कोई फायदा भी नहीं था मेरा। जहाँ पे मोस्टली इस एनिमे अवार्ड के स्टेज में सांग जिन-वू ने अपना ऑरा फॉर्म किया है एज यूजुअल, जहाँ पे फेरेन ने 2 लोगों का दिल जीता है। एंड 2 लोगों के दिल में अभी भी ख्वाहिश है कि फेरेन इससे ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताऊं कि वो कौन सा एनीमे इससे ज्यादा डिजर्व करता है, एपोथेकेरी डायरीज। जितना भी वो एनीमे ओवरऑल में है, ये एनीमे डिजर्व करता है और भी कुछ अच्छा, लेकिन वो सब चीजें साइड में रखते हैं। तुम लोग बताओ किस एनीमे के जीत के ऊपर तुम लोग ज्यादा खुश हो एंड किसके हार पर तुम्हें दुख हो रहा है। जहाँ पे मेरा दुख तो भाई इंटरनल है, क्योंकि एनिमे के कम्युनिटी में बहुत सारे एनिमेज ऐसे हैं जो कि डिजर्विंग थे, लेकिन वो सब बातें साइड में रखते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है तुम्हारा ओपिनियन शेयर करने के लिए, तो फटाफट से कमेंट करो एंड बताओ तुम्हारा ओपिनियंस इन एनिमे अवार्ड्स को लेके। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सामने जो बेल आइकन है उसको दबा दो। जाने से पहले एक ही बात बताना चाहूंगा, ओटाकू होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम ओटाकू हो तो प्राउड फील करो उसमें, ठीक है। तो इसी के साथ एनिमे फॉर लाइफ, सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।